हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एआईबी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एआईबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन नंबर 66 यानी कि सेक्शन नंबर 66 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ, यानी कि इन सभी ऑप्शंस में से किस यानी कि किस केस के अंदर सेक्शन 66 कैपिटल ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये डिक्लेयर किया गया था किस केस के अंदर? इसे डिक्लेयर किया गया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए टीचर इज नॉट ए वर्कमैन विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यह बात किस केस के अंदर कही गई है? तो यह बात कही गई है वर्कमैन वर्सेस ग्रेविस कॉटन वर्सेस कंपनी लिमिटेड एंड अदर के केस के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट, चाइल्ड का क्या मतलब होता है? चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट हिज 15 years of age. Child means a person who has not complete his 14th year of age. Child means a person who has not complete his 18 years of age, or child means a person who has not completed his 16 years of age. तो आपके अनुसार इसका क्या सही जवाब है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। द UNCITRAL मॉडल लॉ एंड रूल डज नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, यानी कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आर्बिट्रेशन एक्ट का पार्ट नहीं बन सकते। UNCITRAL मॉडर्न लॉ एंड रूल so as to become an aid to construe the provision of the law। यह बात जो है किस केस के अंदर कही गई थी? यह बात की गई थी हमारे फर्स्ट केस के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट कोस्ट बोट बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 सब क्लोज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट कंटेन, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन नंबर 7 के क्लोज 4 के अनुसार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तब रिटर्न में होगा जब उसमें से कौन कौन सी चीज इन सभी में से शामिल होगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ए डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम, अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन which provide a record of the agreement. Third option कह रहा है and exchange of statement of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and denied by the other party। तो जब आप इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें जो है शामिल की जाती है जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को रिटर्न में जो है माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डिविएंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, यानी कि किस सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है? सेक्शन नंबर 4 के अंदर। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग टू ए, यानी कि ए ने गलत तरीके से बी को यह विश्वास दिलाया कि कोई लैंड जो है, सपोज दैट ये लैंड है और वो बिलोंग करती है ए व्यक्ति से, एंड देयर बाय इंड्यूस बी टू बाय एंड पे फॉर इट, यानी कि उसे खरीदने के लिए उसने कहा, उसे इंड्यूस किया और उसने ये कहा कि तुम मुझे इसके लिए पैसे दो। तो ऐसे में उसने उसे पैसे भी दे दिए। द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए, लेकिन बाद में एक्चुअली में ए की पहले तो वो लैंड थी नहीं, लेकिन बाद में वो लैंड बन गई।
अब ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड, ए ने यहाँ पर मांग की कि वो उसे रद्द कर दे, क्योंकि उसने सेल को सेल जब की थी, सेल के समय पर एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल, उसके पास कोई भी टाइटल नहीं था, एंड ही विल नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अप्लीकेबल। यानी कि किस सेक्शन के अंदर आपने ये बात जो है पढ़ी है, जहां पर ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है। तो ये एग्जाम्पल आपको सेक्शन नंबर 115 में देखने को मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्ड, किस एक्ट से यहाँ पर रिपील्ड हुआ था? आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, आर्बिट्रेशन एक्ट 1937, फॉरेन अवार्ड एक्ट 1961, इन सभी से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन नंबर 265 कैपिटल ए टू 265 कैपिटल एल, यानी कि ये जो प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी में और चैप्टर नंबर 21 में, वो किस चीज से डील करते हैं? अनलॉफुल असेंबली, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च एंड सीजर और प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताया गया है, इसे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल यही जो है सही इसका जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर फॉर द हैबिचुअल ऑफेंडर इज डील अंडर, यानी कि किस सेक्शन के अंदर बताया गया है हैबिचुअल ऑफेंडर से गुड प्रोटेक्शन के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है, और इसके लिए जो है बेल बॉन्ड भी बनाए जाते हैं। ये भी हमने क्वेश्चन जो है इससे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर बात की गई है सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर फॉर द हैबिचुअल ऑफेंडर। तो आपके अनुसार इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 110 यानी कि 110 सीआरपीसी का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, XYZ जॉइंटली प्रोमिस टू पे ए एज ए अमाउंट ऑफ 15,000, यानी कि इन तीनों ने मिलकर ए को यह कहा कि मैं 50,000 रुपए दूंगा। बाद में सब्सिक्वेंटली एक्स वाई बिकम अनट्रेसेबल, यानी कि इन तीनों में से ये दो व्यक्ति एक्स और वाई जो है वो भाग गए, मिल ही नहीं रहे हैं। तो कब क्या अब ए जो है मजबूर कर सकता है जेड को पे करने के लिए? कैन ए कंपील जेड टू पे? तो इसके रिगार्डिंग कहां पर कौन सा प्रोविजन है ये आपको पता लगाना है। ए कैन यूज अंडर सेक्शन 43 पैरा 1, ए यहाँ पर मजबूर करने के लिए 43 सेक्शन पैरा 1 का यूज कर सकता है, 49 सेक्शन पैरा 1 का यूज कर सकता है। ए कैन नॉट एंड विल हैव टू वेट टिल एक्स और वाई बिकम ट्रेसेबल, ए जो है यहाँ पर वेट करेगा जब तक कि एक्स और वाई ट्रेसेबल ना हो जाए। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जेड कैन बी कंपील ओनली फॉर द 1/3, केवल 1/3 के लिए ही वो लायबल होगा देने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गुड की डिलीवरी की गई किसी विशेष पर्पस के लिए या सम पर्पस के लिए, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट पर, दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज कंप्लायंस बी रिटर्न, यानी कि जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा उसे वापस जो है ले लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवर्ड देम, और इस डायरेक्शन के अनुसार उसे डिलीवर्ड कर दिया गया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एजेंसी कहेंगे, बेलमेंट कहेंगे, गारंटी कहेंगे और कॉन्टेंजेंसी कहेंगे। तो इस तरीके के कोई भी एक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बेलमेंट कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 14 कैपिटल ए इंसर्टेड बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2018 अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल कोर्ट, एक्सपेंडियस डिस्पोजल ऑफ द केस, इसका मतलब होता है शीघ्रता से केस का निपटान करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद रिगार्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा इसका जो है सही जवाब है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा
पावर टू द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है। अगर यहाँ पर बात हो रही होती सीआरपीसी की तो सेक्शन 45 शायद एक्सपर्ट्स के बारे में डील करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 323, 323 कैपिटल बी, 323 कैपिटल ए, 333 और 323। तो कौन से आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि पार्लियामेंट में बी एस्टेब्लिश में बी बाय लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल ए जो है इस बारे में बात करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द एडवोकेट। कहां पर बताए गए हैं, किस सेक्शन में बात की गई है एटिकेट और उनके प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में। तो इसके अंदर बात की गई है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज पावर टू मेक द रूल, यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 41 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है लॉ बनाने की। इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ ए बार काउंसिल एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर सच मेंबरशिप। सेकंड ऑप्शन है द क्लास एंड कैटेगरी ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज एडवोकेट। थर्ड ऑप्शन है द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन टू बी ऑब्जर्व बाय द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड द इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉर द पर्पस। तो इन सभी पर्पस के लिए बार काउंसिल के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है सेक्शन 49 के अनुसार एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रिक्विजिटिंग ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन, नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस। इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है कि किस सेक्शन में ये बात कही गई है। द पर्सन एडोप्ट हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक द एडॉप्शन। कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए। पर्सन गिव इन एडॉप्शन एज टू कैपेसिटी टू डू सो, यानी कि देने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, एडॉप्ट करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड एडवोकेट इज मेड टू कंप्लाई विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, और जो उसमें कंडीशन दी गई है एडॉप्शन की अदर कंडीशन, उसको भी वो जो है फुलफिल करे। तो इसका सही जवाब क्या है आपके अनुसार, किस सेक्शन में जो है बात की गई है इसके बारे में? सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, तो सेक्शन नंबर 6 इस बारे में बात करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग to the Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019, any pronouncement of talaq as defined under the law by a Muslim husband upon his wife by word either spoken or written or in an electronical form or any other manner whatever shall be void, cognizable, compoundable। तो ये सारी चीजें ही होंगी। लास्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2080 प्रोवाइड फॉर द वुमेन को पार्टनरी राइट एट ए पेयर विद मेंस, यानी कि यहाँ पर बात की गई है मैन के तरह ही उनका भी राइट होगा, को पार्टनरी राइट होगा जितना मैन का राइट है। इनहेरिएंट राइट इन ए agriculture land from her parent at par with her husband, inherent of self acquire agriculture land of her deceased husband। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है वुमेन को प्रोवाइड की गई थी, तो इसका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Section 25 of Hindu Marriage Act provided for child custody of the children, permanent alimony and maintenance pendant like division of matrimonial property। तो सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का किस बारे में बात करता है?
तो हमारा ये सेक्शन बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए हिंदू वाइफ हैज बीन लिव विद हर चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैव ब्रोट बिफोर अपॉन up by her without any assistance and help from the husband many year। यानी कि वाइफ ने अपने बच्चे का यापन करने के लिए, अपने आप को यापन करने के लिए अपने हस्बैंड की मदद नहीं ली है। द वाइफ वाज एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेन अंडर, यानी कि वाइफ यहाँ पर अलग लेने की हकदार है और मेंटेनेंस लेने की हकदार है, लेकिन किस सेक्शन के अंदर वो ऐसा कर सकती है, यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, सबसे पहला ऑप्शन कहता है सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 2 क्लोज एफ के अंदर, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्लोज ए के अंदर, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्लोज जी के अंदर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इम्पोजिशन ऑफ ए कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स क्लेम और वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंस इज डील विद, यानी कि कौन सा सेक्शन डील करता है इस बारे में, यानी कि इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट अगर फॉल्सली क्लेम किया गया है या फॉल्सली डिफेंस की बात की गई है, तो सीपीसी के सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए में इसके बारे में बात की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच प्रोविजन अंडर द सीपीसी डील विद द सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन अपॉन द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट पर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन की बात की गई है। ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 20 इसके बारे में जो है बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर ए ओ बी ₹10,000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, यानी कि ए का बकाया है बी पर 10 कितना 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट एविडेंस एक्ट के अनुसार रिलेवेंट होगी, द फैक्ट दैट ए आस्क सी टू लैंड हिम मनी, D says to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he of ₹10,000 A went away without making any answer। तो ये सारे तीनों के तीनों पॉइंट ही रिलेवेंट हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, so much of such information whether it amount to confession or not as related to distinctly to the fact thereby discovered by the police may be proved under which section of the Indian Evidence Act। तो किस सेक्शन में होगा, सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or a science or a art as to identify of handwriting, finger impression, opinion upon that person of person specifically skilled in such foreign law, science, art or in question as to identify of handwriting और फिंगर इंप्रेशन आर रिलीवेंट फैक्ट किस सेक्शन में बात कही गई है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 के अंदर। जो मैंने पहले बताई थी सेक्शन वो हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की थी, सेक्शन 45। सीआरपीसी में कोई और सेक्शन है शायद। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का क्या मतलब होता है, तो कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी टेंड टू बी हेल्पफुल टू द इन्वायरमेंट। तो हेल्पफुल होगा तो वो उसे हम कहेंगे नहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। सेकंड ऑप्शन है ओनली गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच ए concentration as may be and tend to be injurious to the environment। थर्ड ऑप्शन है any solid, liquid, gaseous substance present in such a concentration as may be or tend to be injurious to the environment। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है।
any solid liquid present in such a concentration as may be or tend to be injurious to the health, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें शामिल की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज इट jurisdiction with reference to Wildlife Act 1972, Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Act 2006, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1961। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। इन दोनों चीजों का यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल बाय masquerading एज ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन इज नोन एज, क्या कहेंगे? हम काफी बार सुनते हैं कि किसी को भी अपना जो है बैंक की डिटेल ना दो, आंसर नाम ना बताओ, पासवर्ड ना बताओ, क्रेडिट डिटेल ना बताओ, तो इस चीज को क्या कहा जाता है? तो इस चीज को कहा जाता है जो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द प्ली बार्गेनिंग इज अप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट इज अपॉन टू ए पीरियड ऑफ, कितने साल की पनिशमेंट जो है एक्सटेंड हो सकती है जब बात की जाती है सीआरपीसी के अंदर प्ली बार्गेनिंग की? तो यहाँ पर इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है वो यहाँ पर 7 years अप टू होगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, फ्रॉम ए प्लान रीड फॉर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी, it is manifest that it come into operation at the stage when the court intended to take cognizance of an offence under section 119 subsection 1 of CRPC, and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into a FIR which disclose a cognizable offence. In other words, the statutory power of the police to investigate under the CRPC is not in any way controlled or circumscribed by section 195 CRPC। यह बात किस केस के अंदर हेल्ड की गई थी? इन सभी में से ये हमें पता लगाना है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट केस है वो है हमारा केस नंबर 2, राज सिंह वर्सेस स्टेट का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 120, सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 67, सेक्शन नंबर 127, सेक्शन नंबर 128। तो आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 124 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखने को मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पीक वर्सेस ग्रैनी केस फेमस है, किस चीज से रिलेटेड है? कोवर्जन से, फ्रॉड से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, मिस्टेक ऑफ लॉ से। तो ये रिलेटेड है हमारा फ्रॉड से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील विद द प्रोसीजर टू बी एडोप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। तो मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? सेक्शन 162, 164, 163 कैपिटल ए, 165 सीआरपीसी के सेक्शन 164 का इस्तेमाल किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्ड कैन बी डन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, यानी कि किसी भी एब्सकॉन्ड भगोड़े पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो इससे रिगार्डिंग हमारी कौन सी सेक्शन है? सीआरपीसी की सेक्शन 83, 82, 85 और 86। तो इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन नंबर 83। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन ये है कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि किस सेक्शन के अंदर किसी भी एक्यूज पर्सन की अटेंडेंस के लिए जो है छूट जो है दे दी जाती है, इसके रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है? ये क्वेश्चन है सेक्शन 201 सीआरपीसी, 204, 205 और 200। तो 205 जो है इससे रिलेटेड है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, किस केस के अंदर यह बात कही गई थी, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द प्रोविजन ऑफ आईपीसी अप्लाई ऑल्सो बी इन एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, यानी इन सभी ऑप्शंस में से हमें यह पता लगाना है कि आईपीसी का ऑफेंस अप्लीकेबल होता है इन सभी पर या नहीं होता है, या केवल एक पर अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिट ऑफेंस एंड टारगेट ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, इन सभी को जो है कंसीडर किया गया है। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, सेक्शन 105 कैपिटल एच ऑफ सीआरपीसी टॉक अबाउट या डील अबाउट, किस चीज से डील करती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज एंड फॉरफिटेड, आइडेंटिफाई अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बार टू टेक कोग्निजेंस आफ्टर लेप्स ऑफ ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डील विद, यानी कि लिमिटेशन खत्म होने के बाद किसी भी कोग्निजेंस को, किसी भी केस के कोग्निजेंस को लेने से जो है रोका जाता है। यह बात किस सेक्शन के अंदर कही गई है, सेक्शन नंबर 178 सीआरपीसी 469, 478 और 168। तो 168 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है। आई होप आप सभी को इसका जवाब पता होगा। एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। सेकंड ऑप्शन है एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास और ऑर्डर इज इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। थर्ड ऑप्शन है एनी सिटीजन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड और an order capable of execution has been made. Next option है any corporation in whose favor a degree has been passed or an order capable of execution has been made. तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। डिग्री होल्डर के बारे में कहां पर लिखा हुआ है ये आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सा सेक्शन है, सब सेक्शन सेक्शन 2 का कौन से सब सेक्शन में डिग्री होल्डर की बात की गई है। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल, ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हार्टिकुलेटर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टेलोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्कुलेट। तो इन सभी को ही यहाँ पर पेटेंटेबल नहीं किया जाएगा, पेटेंटेबल ये नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन VIPO हैज रिप्लेस बाय, इन सभी में से किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था। तो इसे रिप्लेस किया गया था BIRPI के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसके अलावा इन सभी की भी मेंशन कर दी है ताकि आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो आप इस चीज के बारे में आंसर बता सको। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10 जनवरी 2020 रिलेटेड टू द चैलेंज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक इन इशुएंस ऑफ द एप्रोप्रिएट रिट। तो कौन सा ऑप्शन सही है हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर सेट असाइड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच ऑल द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडेड इंटरनेट हैज बीन शट डाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। For set aside order of the government by which a private property was sought to be acquired in a Jammu and Kashmir,
for set aside an order of government by which Jammu and Kashmir was constituted as an union territory. For set aside order of government by which Ladakh was separated. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब है इस क्वेश्चन के अनुसार। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लोज ए रीड विद सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ। आई होप आप अभी तक अगर मेरी वीडियो को ध्यान तक सुन रहे होंगे तो आपको इसका जवाब जरूर आता होगा। इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से कवर कर चुके हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आर्टिकल 145 सबसेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be 5। कितने जजेस होंगे? 5। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द यूटिलिटी ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसकी क्या यूटिलिटी है? ये सभी ऑप्शन जो है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन इसका सही है। ये सभी यूटिलिटी की बात करते हैं, यानी उपयोगिता की। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, द पेटिशनर ए प्रोफेसर ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस हु हैज डन substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision challenge the practice followed by the state of Bihar in promulgated as a number of ordinance without getting the approval of the legislation. The court held that the petitioner as a member of a public has sufficient interest to maintain a petition under article 32। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पेटिशन फाइल की जाती है किस किस सेक्शन के अंदर, आप ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बात करें इसके रिगार्डिंग जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है कौन सा है? पहला है परमानंद कटारे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, चमीला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यह बात कही गई थी जो थी DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस से जो है ये रिलेटेड है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो इस तरीके के थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ताकि आपके समय को ज्यादा लिया जाए। इसको मैं रीड आउट करता हूं फिर बताता हूं कौन सा केस जो है रिलेटेड है इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वेयर ए लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी इज कोज टू पर्सन और टू determine classes of person by reason of violation of any burden is imposed in a contravention of any constitutional legal provision or without authority of law or any such legal wrong or legal injury or legal burden is threatened as such person or determinate class of person by reason of poverty, helplessness or disability or socially or economically disadvantaged position unable to approach the court for the relief. Any member of public can maintain an application direction under section 266 in case any breach of fundamental right of such person or determine class of person in court under article 32 seek judicial redressal for the legal wrong or legal injury caused to such person or determinate class of person। तो किस केस के अंदर यह बात की गई थी कि उसके पास राइट है जुडिशियल रेड्रेसल लेने का आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फाइल करने का। तो पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार पांड्या वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जनता दल वर्सेस HS चौधरी। तो इससे रिलेटेड जो केस था वो हमारा था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बात करें लास्ट क्वेश्चन के बारे में, द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर GST लॉ डज नॉट इंक्लूड।
लेटर ऑफ क्रेडिट, करेंसी हेल्ड फॉर द न्यूमेस्ट्रिक वैल्यू, पे ऑर्डर और ट्वेलर चेक। तो इसके अंदर किस चीज को शामिल नहीं किया जाता है, हमारे सेकंड ऑप्शन को। तो बात करें, आज हमने जो है 15 क्वेश्चन फिर से कवर कर लिए हैं। आई होप आप काफी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाय जी के साथ।